हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब कुशल होंगे, मंगल होंगे। चलिए, हम लोग वीडियो का सेकेंड पार्ट लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम लोग 11th क्लास का आज अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर के बारे में। रेफरेंस बुक में ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है, सेकेंड चैप्टर में डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक में, लेकिन एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जिक्र पहला ही चैप्टर में किया गया है। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। जो बच्चे जो बुक रिफर करते होंगे वहां से देख लीजिएगा, लेकिन आपको प्रत्येक बुक में ये वर्ड देखने को मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो रेफरेंस बुक हो, कोई सा भी बुक हो। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को समझना बहुत कुछ है। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने लेखांकन के बहुत सारे वर्ड्स के बारे में समझे थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग लेखांकन के और वर्ड्स के बारे में समझेंगे जो हम लोगों को आगे मदद करेगा। और ये केवल हमको 11th-12th में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि आप कॉमर्स में जहां तक पढ़ाई करिएगा ये वर्ड्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब समझिए कि कॉमर्स का इसको हम लोग बोलते हैं परछाई। क्या बोलते हैं? परछाई। चूंकि इसका कारण यह है कि कॉमर्स हमारा 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है। इसलिए इन वर्ड्सों के बारे में सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हम लोगों का एसेट। क्या हुआ है? एसेट। एसेट क्या होता है? संपत्ति क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आप लोगों ने व्यवसाय में व्यवसाय में रखी जब कभी भी किसी व्यवसाय में जाते होंगे तो वहां पे आप बहुत सारे वस्तुओं को देखते होंगे। जैसे वहां पे आप लैपटॉप को देखते होंगे, वहां पे आप विभिन्न प्रकार के गाड़ियों को देखते होंगे, फर्नीचर को देखते होंगे, है कि नहीं है। उसके बाद जिस बिल्डिंग में व्यवसाय हो रहा है उस बिल्डिंग को देखते होंगे, जहां पे बिल्डिंग बना हुआ है उस जमीन को देखते होंगे। तो इतना सारा कुछ आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो आखिर ये सब चीजें व्यवसाय में क्यों रखी जाती है, कभी सोचे हैं? उसके बाद आप पंखा देखते होंगे, कूलर देखते होंगे, एसी देखते होंगे। तो आखिर ये सब चीज व्यवसाय में क्यों रखी जाती है? ये सब चीज व्यवसाय में इसलिए रखी जाती है ताकि ये सब जो चीज है, ये वस्तुएं जो है, ये वस्तुएं व्यवसाय के काम को क्या करती है? आसान कर देती है, या व्यवसाय के संचालन करने के लिए ये वस्तुएं व्यवसाय के काम में आती है। जैसे मान के चलिए किसी दुकान में आप जाते होंगे और देखते होंगे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आपको बिल निकाल करके देता है। तो आखिर बिल निकाल करके देता है वो क्या करता है? वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से अकाउंटिंग का काम कर रहा है, जिसमें आप उसके दुकान से कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड भी वहां पे दर्ज हो रहा है और आपको बिल भी मिल जा रहा है। बात समझ में आया? तो क्या बिल निकालने में मदद किया व्यवसाय को। अब वही बिल यदि किसी व्यक्ति को स्पेशल रखना पड़ता और वो बिल आप बनाते, वो व्यक्ति बनाता, तो उसमें क्या होती है? व्यक्ति भी बनाता था पहले जब कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। चूंकि अभी के भागदौड़ के समय में लोगों के पास समय कम है और किसी भी दुकानदार के पास आप कोई भी वस्तु लीजिएगा और 15 मिनट 20 मिनट आपको बिल लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो क्यों ही जाइएगा उसके पास? दूसरा दुकान भी तो है ना, उससे उसका कस्टमर कम होगा। तो ये था एगो मैंने आपके पास एक भूमिका बनाया, जिसमें आप लोग सोचिएगा कि आखिर व्यवसाय में आखिर ये सारी वस्तुएं किस लिए रखी जाती है। आखिर संपत्ति हम बार बार नाम सुनते हैं, आखिर ये संपत्ति होता क्या है? ठीक है, तो संपत्ति किसी भी उद्यम में, किसी भी इंटरप्राइज में जो संपत्ति होता है वो आर्थिक स्रोत के साधन होते हैं। क्या होते हैं? आर्थिक स्रोत के साधन होते हैं, जिनको उसके उपयोग के अनुसार उसका मूल्य लगाया जाता है। किस में मूल्य लगाया जाता है? मुद्रा में। किस में लगाया जाता है? मुद्रा में लगाया जाता है। पहला बात। दूसरा बात कि ये जो संपत्ति होते हैं, ये जो वस्तुएं होते हैं, प्रत्येक वस्तुओं का कुछ न कुछ वैल्यू होता है, मूल्य होता है, और ये वस्तुएं व्यवसाय के संचालन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो व्यवसाय में रखी ऐसी वस्तु जो आर्थिक स्रोत उत्पन्न करते हो, जो व्यवसाय के संचालन में मदद करते हो और जिसका कुछ न कुछ मौद्रिक मूल्य हो, या जिसको हम भविष्य में यदि बेचे तो हमको कुछ रिटर्न के रूप में प्राप्ति हो, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट, संपत्ति बोलते हैं। जैसे व्यवसाय के पास यदि लैंड है, जमीन है, तो उसके लिए क्या कही जाएगी? संपत्ति कही जाएगी। व्यवसाय के पास यदि अपना बिल्डिंग है तो उसके लिए क्या कही जाएगी? संपत्ति कही जाएगी। व्यवसाय के पास यदि फर्नीचर है तो वो उसके लिए क्या कही जाएगी? संपत्ति कही जाएगी। आखिर जो मैंने, जैसे किसी व्यवसाय के पास
पास यदि अच्छा गुडविल है तो वो भी उसका संपत्ति है, उसका जो ट्रेडमार्क है वो भी उसका संपत्ति है, उसका जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है, उसका संपत्ति है। आखिर ये संपत्ति का, इन संपत्तियों का कुछ ना कुछ मौद्रिक मूल्य होता है जो आर्थिक स्रोत क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक स्रोत उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आर्थिक स्रोत उत्पन्न करने का मतलब ये है कि मान के चलिए ये हमारा कोई व्यवसाय है, ठीक है, और ये जो व्यवसाय है ये मान के चलिए हम लोग फिर एग्जांपल लेते हैं कपड़े का ही व्यवसाय है, और मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा व्यवसाय करने का सिनेरियो चेंज हुआ है। तो अभी हम लोग कपड़ा खुद से बनाते हैं और बनाने के बाद बेचते हैं, तो हम कपड़ा का निर्माण भी करते हैं। अब मुझे बताइए कपड़ा का निर्माण करने के लिए क्या मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये जो मशीन है विभिन्न प्रकार के, ये क्या देख रहे हैं आप? ये मशीन एक तो व्यवसाय के कार्य को आसान कर रहा है, कपड़ा निर्माण में सहायता कर रहा है, पहला बात। दूसरा बात, इस मशीन के माध्यम से हम कपड़ा निर्माण कर रहे हैं और वही कपड़ा फिर क्या करेंगे, व्यवसाय के माध्यम से, एक लेन देन के माध्यम से हम इस कपड़ा को बेचेंगे, जिसके माध्यम से हमको रेवेन्यू की प्राप्ति होगी, है कि नहीं है? तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि क्या जितने भी वस्तुएं हैं जो संपत्ति के रूप में है वो क्या आर्थिक स्रोत उत्पन्न करती हैं? तो बिल्कुल उत्पन्न करती हैं। क्या ये व्यवसाय के कार्य को आसान कर रही है, व्यवसाय के संचालन में मदद कर रही है? बिल्कुल कर रही है। और तीसरी बात कि जब हम इसको 2 साल बाद, 5 साल बाद बेचेंगे तो क्या इस संपत्ति को बेचने पे हमको कुछ प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी वस्तु को हम लोग बोलेंगे संपत्ति। क्या बोलेंगे? संपत्ति, एसेट। कुछ एसेट के एग्जांपल है जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, कैश, क्रेडिट, कैश, डेटर, ईटीसी। उसके बाद गुडविल, कॉपीराइट, ईटीसी। तो ये जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी वस्तुएं क्या कहलाएगी? व्यवसाय की संपत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संपत्ति कहलाएगी। तो संपत्ति क्या है समझ में आया? अब आप लोग अच्छा है समझिए, संपत्ति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट या नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट का मतलब होता है कि व्यवसाय में रखी ऐसा वस्तु जिसका प्रयोग व्यवसाय एक लेखांकन अवधि के लिए यानी 1 वर्ष के लिए करती है, तो व्यवसाय में रखी ऐसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। कौन सा एसेट? करेंट एसेट, जो हमको लंबे समय तक आर्थिक स्रोत जनरेट करके नहीं देते हैं बल्कि छोटी अवधियों के लिए आर्थिक स्रोत जनरेट करके देते हैं। तो व्यवसाय में रखी ऐसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। क्या बोलते हैं? करेंट एसेट, चालू संपत्ति। यानी चालू संपत्ति व्यवसाय का वो संपत्ति होती है जो, ध्यान रखिए केवल इतना, जो छोटे अवधियों के लिए रखी जाती है। और ये छोटे अवधि कब से कब तक होती है? 1 दिन से लेकर के 365 दिन तक, यानी 1 वर्ष तक। कितना दिन तक? 1 वर्ष तक। तो इसी संपत्ति को हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। कुछ करेंट एसेट के एग्जाम्पल है जैसे डेटर। डेटर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे डेटर, कैश, बिल्स रिसीवेबल जिसको हम लोग बीआर बोलते हैं, ठीक है, ईटीसी। ये सभी क्या है? व्यवसाय के पास रखा ऐसा वस्तु है या ऐसा संपत्ति है जिसका प्रयोग व्यवसाय 1 साल के अंदर ही करती है या 1 वर्ष के लिए ही करती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट एसेट। तो संपत्ति क्या होता है? संपत्ति के 2 प्रकार, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। करेंट एसेट किसे बोलेंगे? समझ में आ गया। इसका जस्ट अपोजिट होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कि व्यवसाय में रखी वो संपत्ति जिसका प्रयोग व्यवसाय लंबे समय के लिए करती है या व्यवसाय में रखी वो वस्तु जो लंबे समय के लिए आर्थिक स्रोत उत्पन्न करके देते हैं, तो ऐसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट या नॉन करेंट एसेट। कौन सा एसेट? फिक्स्ड एसेट या नॉन करेंट एसेट। जैसे व्यवसाय ने ये मशीन खरीदा, तो व्यवसाय ने यदि ये मशीन खरीदा है तो क्या ये मशीन केवल 1 साल के लिए रहेगा? नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 15-15 साल तक मशीन रहती है, मशीनें काम करती है। तो ये क्या कर रही है? लंबे समय के लिए व्यवसाय में है और लंबे समय के लिए है, तो लंबे समय तक व्यवसाय को उत्पादन में मदद करेगा, कपड़े के निर्माण में मदद करेगा। तो लंबे समय तक ये क्या कर रहा है? आर्थिक स्रोत जनरेट करके दे रहा है। तो व्यवसाय में रखी इसी वस्तु को हम लोग, ऐसी वस्तु को बोलेंगे नॉन करेंट एसेट। कौन सा एसेट? नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। नॉन करेंट एसेट कुछ एग्जांपल है जैसे लैंड। क्या है चला सब? लैंड। लैंड मतलब जमीन। अभी के समय में 2 ही चीज का
कीमत है, पहला जमीनों की और दूसरा कमीनों की। ठीक है, देखिएगा जमीन का कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और कमीनों की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दो ही चीजों का अभी दुनिया में क्या है, दो ही चीजों का अभी क्या है, कीमत है, कमीनों की और जमीनों की। ठीक है, तो जैसे नॉन करेंट एसेट का कुछ एग्जांपल है, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, उसके बाद फर्नीचर, कहीं पे हम बिल्डिंग बना देंगे तो क्या हो, लंबे समय तक उससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पहली बात, यदि व्यवसाय ने बनाया है तो व्यवसाय लंबे समय तक उसको किसी दूसरे व्यवसायिक संस्थान को दे करके या किसी दूसरे संस्थान को दे करके उससे किराए के रूप में आय सृजित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो इसीलिए इसको ये कौन सा एसेट हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट। तीसरा गुडविल, गुडविल के बारे में, गुडविल देखिए, गुडविल मतलब होता है किसी व्यवसाय के काम करने के कारण यदि मार्केट में उसका अच्छा नाम बन जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल, जिसको हम लोग एक प्रकार से प्रसिद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसिद्धि भी बोलते हैं। और ये जो गुडविल आता है व्यवसाय के अच्छे कर्मों के वजह से आता है, यानी व्यवसाय यदि बाजार में अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा तो उससे ही गुडविल नहीं आता है। गुडविल समाज के लिए, जिस समाज में व्यवसाय है उस समाज के लिए भी यदि अच्छा कर रहा है तो उससे भी व्यवसाय की गुडविल में वृद्धि होती है। जैसे टाटा कंपनी, गुडविल के मामले में टाटा कंपनी का तो आप नाम सुने ही होंगे। आप कोई भी नमक लीजिए, टाटा का नमक दिखा देंगे, हाँ हाँ लीजिए, इसमें कोई खराबी नहीं होगा। कोई भी लोहा का सामान लीजिए, टाटा लिख दिया तो एगो विश्वास का आशा बन जाता है। किसका बन जाता है, विश्वास का आशा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। ये भी एक प्रकार का संपत्ति होता है, लेकिन ये किस प्रकार का संपत्ति होता है हम लोग आगे देखते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, नॉन करेंट एसेट है। तो आप लोग यहाँ पे दो चीज समझे, पहला एसेट व्यवसाय में रखी वह वस्तु जो आर्थिक स्रोत उत्पन्न करके देती हो, जिसका कुछ ना कुछ मौद्रिक मूल्य हो और जो व्यवसाय के संचालन में मदद करती हो और जो जिसको भविष्य में बेचने पर कुछ रिटर्न प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। एसेट दो प्रकार के होते हैं, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट के बारे में मैंने क्या बोला, वह वस्तु या वह संपत्ति जो व्यवसाय में एक वर्ष के लिए ही प्रयोग की जाती है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट ऐसा संपत्ति जो व्यवसाय में लंबे समय के लिए प्रयोग किया जाता है, जो लंबे समय के लिए तक व्यवसाय को आर्थिक स्रोत उत्पन्न करके देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट। अब आप लोग यहाँ पे अच्छा से देखिए, नॉन करेंट एसेट को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग बोलते हैं मूर्त संपत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट। कौन सा एसेट बाबू, टेंजिबल एसेट। और दूसरा को बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त, यानी नॉन करेंट एसेट को कितने भागों में बांटा गया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। चूंकि ये अस्थाई संपत्ति का भाग है इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मूर्त अस्थाई संपत्ति। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, मूर्त अस्थाई संपत्ति, अमूर्त अस्थाई संपत्ति। इसको भी समझना आसान है, इसको अच्छा है समझिए। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है कि व्यवसाय में रखा वह अस्थाई संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ऐसी संपत्ति को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट। कौन सा एसेट, टेंजिबल एसेट। व्यवसाय में रखा ऐसा संपत्ति, ठीक है, या व्यवसाय में रखा ऐसा अस्थाई संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, तो ऐसी संपत्ति को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, अस्थाई मूर्त संपत्ति। ऐसे मूर्त संपत्तियों के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लैंड। क्या लैंड को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? क्या लैंड का कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कुछ स्थान घेर रही है? बिल्कुल घेर रही है। बिल्डिंग, क्या इसका कुछ है? फर्नीचर, टेबल कुर्सी को रख दीजिए, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, ठीक है। तो ईटीसी, ये सब क्या है, चला सब फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है, यानी समझ गए आप लोग। दूसरा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है व्यवसाय में रखी वह अस्थाई संपत्ति
जिसको व्यवसाय ना देख सकती है ना छू सकती है, केवल और केवल महसूस कर सकती है, तो ऐसे अस्थाई संपत्ति को हम लोग बोलते हैं अमूर्त अस्थाई संपत्ति, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कौन सा एसेट? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया गुडविल के बारे में। किसके बारे में? गुडविल के बारे में। किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि के बारे में आप केवल सुने होंगे, ना ही आप उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियों को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ऐसी संपत्तियों के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे गुडविल। क्या है? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सब किसके एग्जांपल है? अमूर्त अस्थाई संपत्ति के। मैंने आपको क्या बोला? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संपत्ति समझ गए। संपत्ति के दो प्रकार, करेंट और नॉन करेंट। नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट को दो भागों में बांटा गया है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ऐसा संपत्ति जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। और ऐसा संपत्ति जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं और जिसका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अमूर्त संपत्ति। इतना समझ गए आप लोग? अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि गुडविल टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है, लैंड टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है, जरूर बताइएगा। चलिए, तो एसेट समझ गए। दूसरा है चला सब देनदारियां या दायित्व। इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। देखिए, दुनिया में प्रत्येक व्यवसाय है, जितना भी दुनिया में व्यवसाय है, प्रत्येक व्यवसाय के पास इतनी सक्षमता नहीं है कि केवल वो नगद में ही लेन देन करे। प्रत्येक व्यवसाय, एक मिनट, इससे पहले इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे फिर। अभी लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, जगह थोड़ा कम है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करके चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं देनदारियां या दायित्व, जिसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। अब ये क्या होता है, थोड़ा अच्छा समझते हैं। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि दुनिया में कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे वो बड़े स्तर का हो, आप देखिएगा कि उसके पास हमेशा इतना कैश नहीं रहता है कि वो प्रत्येक लेन देन को कैश नहीं करे, ठीक है। या किसी भी व्यवसाय के मालिक के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि इतना हमेशा नहीं रहता है कि वो कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का सहायता ना ले या किसी वित्तीय संस्थान का सहायता ना ले। अब आप लोग अच्छा है समझिए, चूंकि जो व्यवसाय है हमारा, उस व्यवसाय में देखिएगा कि व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए जो व्यक्ति व्यवसाय स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं व्यवसाय का मालिक। जब व्यवसाय का मालिक किसी व्यवसाय को स्टार्ट करता है तो ये दो तरीके से व्यवसाय में पैसा लगाता है। पहला, जो इसके पास स्वयं की पूंजी होती है, यानी स्वयं का पैसा होता है, और दूसरा ये क्या करता है, कुछ पैसा बाहर से लेता है, मार्केट से लेता है। क्या लेता है? बाहर से लेता है, मार्केट से लेता है। किससे लेता है? बाहर से लेता है और मार्केट से लेता है। तो अब मुझे बताइए, यदि व्यवसाय का मालिक अपने व्यवसाय को खड़ा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से पैसा ले रहा है और उसी पैसा को फिर व्यवसाय में लगा रहा है, तो क्या ये व्यवसाय के मालिक के ऊपर एक बोझ नहीं हो जाएगा कि कुछ दिन बाद जिससे पैसा लिया है व्यवसाय का मालिक, उसको वापस करना पड़ेगा या व्यवसाय को वापस करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो व्यवसाय के ऊपर जो एक प्रकार का ये भार है, वेट है, इसी वेट को हम लोग बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं चला सब? दायित्व, लायबिलिटीज। यानी लायबिलिटीज का मतलब हुआ
कि व्यवसाय के पास वह धन जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को देना होता है उसे हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। आखिर ये धन किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को क्यों देना पड़ता है? क्योंकि व्यवसाय ने उससे कभी या तो उधार माल खरीदा होगा या तो उधार पैसे लिए होंगे। बात समझ में आया? इसीलिए व्यवसाय के ऊपर ये एक प्रकार का बोझ हो गया जिसको व्यवसाय को आज न कल वापस करना पड़ेगा। व्यवसाय में इसी प्रकार के बोझ को व्यवसाय के ऊपर इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज, जिसको हम लोग देनदारियां या दायित्व के नाम से समझते हैं। क्या आप लोगों के ऊपर भी लायबिलिटीज है? कुछ ना कुछ होगा। किसी दोस्त से कर्जा लिए होंगे, है कि नहीं है? भाई बहन से लोग कर्जा लेता है, ठीक है, आज इतना ले रहे हैं कल इतना वापस कर देंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप लोग तो अपने भाई ज्यादातर बहनी की पैसा चुरा ही लेते होंगे, ऐसा होता है क्या? हजार बक्स में रखती हैं, देखिएगा लड़कियां लोग पैसा से। चलिए इतना समझ गए। अब आप लोग यहाँ पे अच्छा है समझिएगा कि ये जो हमारा लायबिलिटीज होता है इसको व्यवसाय के ऊपर ये एक प्रकार का भार है। अब आप लोग अच्छा है समझिए आखिर ये लायबिलिटीज आया कैसे, तो थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। मान के चलिए ये हमारा कपड़ा का व्यवसाय है। किसका व्यवसाय है? कपड़ा का व्यवसाय है। अब ये कपड़ा का व्यवसाय है तो यहाँ पर व्यवसाय की एक व्यवसाय क्या करता है, कहीं से कपड़ा लाता है और उसको लाए हुए कपड़े को कस्टमर को बेच देता है। तो कहीं ना कहीं से तो ये कपड़ा लाता होगा तब तो कस्टमर को बेचता है। तो बाहर से लाता है ये कपड़ा तो बाहर किसी संस्थान से लाता होगा, तो इस संस्थान से जो ये कपड़ा ला रहा है तो कभी कभी व्यवसाय क्या करता है, इस संस्थान से कपड़ा उधार भी खरीद लेता है। क्या खरीद लेता है? क्रेडिट पर भी खरीद लेता है। ठीक है, अब क्रेडिट पे खरीद लिया तो आज न कल इसको वापस देना पड़ेगा। जैसे व्यवसाय ने इसको बोला कि भैया हम आपसे 2 लाख का कपड़ा ले रहे हैं। कितना लाख? 2 लाख का कपड़ा ले रहे हैं और आपको हम पैसा कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये यानी उधार पे ले रहा है। किस पे ले रहा है? क्रेडिट पे ले रहा है। तो ये यदि 2 लाख का माल ले रहा है तो इसी माल को बेचेगा और कुछ दिन बाद पैसा वापस कर देगा। लेकिन जब तक ये व्यवसाय इसका पैसा वापस नहीं करेगा, इसके माथे पे तो वो बोझ है ना। और वह धन जो व्यवसाय को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को लौटाना होता है या देना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या है समझ में आया? कुछ लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं, जैसे क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है आगे समझेंगे। बिल्स पेबल, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। लॉन्ग टर्म लोन, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल है? लायबिलिटीज का एग्जांपल है। लायबिलिटीज क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, एक प्रकार से समझिए व्यवसाय के ऊपर कर्जा। क्या? कर्जा, उसी को क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। कर्जा है तब तो धन व्यवसाय को दूसरे व्यक्ति को देना है। दूसरा आप लोग अच्छा है समझिए, लायबिलिटीज के भी 2 प्रकार होते हैं, करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे भी सेम फंडा है। वैसा लायबिलिटीज जो व्यवसाय छोटे अवधियों के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्था से लेता है या किसी व्यक्ति या किसी संस्था से उधार माल छोटे अवधियों के लिए खरीदता है तो उसे हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। कौन सा लायबिलिटीज? करेंट लायबिलिटीज। जैसे करेंट लायबिलिटीज के कुछ एग्जाम्पल है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल इत्यादि। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब करेंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज, ऐसा लायबिलिटीज जो व्यवसाय किसी व्यक्ति या किसी संस्था से लंबे समय के लिए लेती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। और लंबे समय का मतलब है कि 1 वर्ष से लेकर के अधिक दिनों तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लोन के लिए जो प्रोविजन करता है लंबे समय के लिए, वो भी एक प्रकार का क्या है चला सब? लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज क्या? लायबिलिटीज के कितने प्रकार समझ में आ गया। अब हम लोग अलग अलग वर्ड के बारे में समझते हैं। प्रमाणक, भाउचर। अब ये भाउचर क्या होता है इसको अच्छा है समझते हैं। देखिए इसको थोड़ा मिटा दें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए प्रमाणक क्या होता है, भाउचर क्या होता है। भाउचर का मतलब होता है, देखिए अच्छा से समझिए, मान के चलिए ये मैंने बुक खरीदा। क्या खरीदा? बुक खरीदा। किसी व्यवसाय से, किसी दुकान से मैंने बुक खरीदा। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छा है समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, कहीं पे गया दुकान पे,
और किताब की दुकान पे गया तो किताब की दुकान पर से मैंने इस बुक को खरीदा। किसको खरीदा? मैंने इस बुक को खरीदा। ठीक है, देखिए जब मैं खरीद रहा था तो बहुत हंस रहा था, स्माइल दे रहा था। मैंने इस बुक को खरीदा। अब आप लोग अच्छा है समझिए, जब मैं बुक खरीदा तो इस बुक का कीमत था ₹200। कितना था? ₹200। तो 200 में मैंने इस बुक को क्या किया? दुकानदार से खरीद लिया। अब मैं घर पे आया तो घर पे बुक को देख रहा हूँ, अच्छा ये जो बुक है इसमें कितना सारा ऐसा पेज था जो प्रिंट ही नहीं हुआ था। प्रिंट नहीं होने का मतलब देखिए, अगर बुक सब पे क्या रहेगा, धुंधला धुंधला छपा हुआ रहेगा, स्पष्ट दिखाई ही नहीं देगा। तो मैंने देखा उल्टा करके, तो आखिर ये इतना इतना ही मोटा बुक में 10 गो 15 गो ऐसा पेज निकल गया। तो 10 गो 15 गो निकल जाएगा तो इससे तो मेरा काम चलने वाला है नहीं। बात समझ में आया? तो मैं दूसरे दिन गया फटाक से दुकानदार वाले भैया के पास और इनको बोला दुकानदार को कि भैया आपसे जो मैंने बुक लिया था 200 में कल, ठीक है, ये बुक में तो बहुत सारा पेज आपका प्रिंट ही नहीं हुआ है। वो बुक देखे और बुक देखने के बाद 4-5 बार मेरे तरफ देख रहे हैं ऐसे ऊपर से नीचे, और लास्ट में बोले कि ये बुक तो आप मेरे दुकान से लिए ही नहीं, आपके पास कुछ रसीद है जो आप कह सकते हैं कि आपने मेरे दुकान से बुक लिया है? हम उनसे बहुत बार बोले कि भैया हम आप ही से बुक लिए हैं, यहाँ तक कि कहा सुनी भी हो गया मेरा उनके साथ। तो लास्ट में गलती मेरा ही था, क्योंकि मैंने कुछ लिया नहीं था बुक लेते समय, मैं जल्दी में था और मैं बुक पैसा दे करके चला गया। विश्वास पे ही दुनिया कायम है कि नहीं है? तो मुझे झटका लग गया 200 रुपये का, मेरा काम भी नहीं हो पाया, झटका भी लग गया। अब आप लोग बताइए मुझे कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है? यदि होता है तो यहाँ पे हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या बरतनी पड़ेगी? सावधानी। अब मैं कहीं पर भी जाता हूँ बुक लेने के लिए तो फटाक से दुकानदार वाले भैया को बोलता है कि भैया जितना का हम आपका सामान लिए हैं या बुक लिए हैं उसका हमको आप एक बिल बना करके दे दीजिए। यानी यदि हम आपको नगद में दे रहे हैं तो नगद के लिए आप हमको कैश मेमो बना करके दे दीजिए, और इस कैश मेमो में आपके दुकान का नाम, मैंने किस डेट को लिया, कौन सा बुक लिया, उसके बाद इस पे सिग्नेचर, बनाने वाले का सिग्नेचर यानी दुकानदार का सिग्नेचर, उसके बाद इस बुक का कितना कीमत है, इन सभी चीज और मेरा नाम, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पे रहना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट पे रहना चाहिए। तो व्यवसाय में अब ये डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, मेरे और दुकानदार दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ है उस लेन देन को प्रमाणिकता देने के लिए, प्रमाण देने के लिए एक डॉक्यूमेंट है, और इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं भाउचर। क्या बोलते हैं चला साहब? भाउचर। क्या बोलते हैं? भाउचर। तो भाउचर या प्रमाणक का मतलब क्या होता है कि व्यवसायिक लेन देनों को प्रमाणिकता देने के लिए या सत्यापित करने के लिए, ठीक है ना, एक ऐसा प्रमाण पत्र, दोबारा सुन लीजिए, एक ऐसा प्रमाण पत्र जो व्यवसायिक लेन देनों को प्रमाणित करता है या सत्यापित करता है, तो इसी प्रमाण पत्र को हम लोग बोलते हैं व्यवसाय में भाउचर। क्या बोलते हैं चला? भाउचर। और अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि इसी भाउचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, चीजों को व्यवसाय के बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बड़ा ही जरूरी होता है व्यवसाय के लिए। बात समझ में आया? तो भाउचर जो होता है, समझ गए, यानी भाउचर एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसमें व्यवसायिक लेन देनों को प्रमाणिकता या सत्यापित किया जाता है। बात समझ में आया? अब भाउचर का अलग अलग रूप हो सकता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो पैसा जब जमा कर दीजिएगा, देखिएगा बैंक अपना मोहर मार के डेट लिख के आपको क्या देगा, एक ऐसा बिल देगा जिसको हम लोग बोलते हैं जमा पर्ची, पे इन स्लिप। वो भी एक प्रकार का भाउचर है। जब आप किसी दुकानदार से या जब कोई व्यवसाय कहीं पे नगद माल का लेन देन करता है तो व्यवसाय को कैश मेमो दिया जाता है। जब कभी व्यवसाय किसी अन्य व्यवसायिक संस्थानों से उधार माल क्रय करता है तो क्या दिया जाता है, इनवॉइस बिल दिया जाता है। तो ये सभी प्रमाणक के क्या है, अलग अलग प्रकार है। ठीक है, बात समझ में आ गया? मैंने इसके बारे में ऑफलाइन क्लास में चर्चा कर दिया था। तो प्रमाणक क्या होता है समझ में आ गया? उसके बाद आप लोग समझिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं। व्यय, व्यय का मतलब होता है कि आगम की प्राप्ति के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, आगम की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, आगम की प्राप्ति के लिए उसकी जो प्रक्रिया होती है, आगम की प्राप्ति के लिए, आगम की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो हमारा लागत लगता है, कॉस्ट लगता है, उसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और ये जो एक्सपेंस होता है एक लेखांकन अवधियों के मध्य, ठीक है ना, एक लेखांकन अवधियों के मध्य किसी भी वस्तु अथवा
किसी भी वस्तु, सेवा अथवा परिसंपत्तियों के प्रयोग से इसको चिन्हित किया जाता है। किससे चिन्हित किया जाता है? किसी भी सेवा और परिसंपत्तियों के उपयोग या प्रयोग से इसको क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं व्यय, एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं चला सर? एक्सपेंसेस। जैसे अब आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान के चलिए कि व्यवसाय ने अपना दुकान कहीं पे खोला हुआ है, और जहां पे खोला हुआ है वहां पे व्यवसाय का अपना जमीन नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे व्यक्ति का बनाया हुआ जमीन पर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को मैं ले रहा हूँ किराया पर, इसके एवज में मैं इसमें व्यवसाय कर रहा हूँ। तो पर महीने मैं इस व्यक्ति को 20,000 रुपया इस बिल्डिंग का किराया देता हूँ। अब मुझे बताइए कि मैं इस बिल्डिंग का किराया इसको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आगम की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, आगम की प्राप्ति के लिए जो भी हम इस प्रक्रिया में, आगम की प्राप्ति की प्रक्रिया में जो भी यहाँ पे हम कॉस्ट यानी लागत लग रहा है, उसी लागत को तो हम क्या बोलते हैं चला? एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे किराया देना, सैलरी देना, ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंस है। सब किसका रूप है? एक्सपेंस का। ध्यान रहेगा इतना, एक्सपेंस। आगे का क्या टॉपिक है? एक्सपेंडिचर, खर्च। खर्च का मतलब होता है कि जब हम लाभ कमाने के लिए या सेवा को प्राप्त करने के लिए या संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो भी व्यय करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खर्च। क्या बोलते हैं? खर्च। या इनको प्राप्त करने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से लोन भी यदि ले रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है? खर्च होता है। यानी भविष्य में लाभ कमाने के लिए या किसी प्रकार की सेवा को प्राप्त करने के लिए या किसी प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वही एक्सपेंस हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। जैसे मान के चलिए व्यवसाय ने यहां पर, समझ में आ रहा है कि खाली मैं ही बोल रहा हूं? थोड़ा अच्छा से देखिएगा वीडियो। जैसे मान के चलिए ये कोई व्यवसाय है और इस व्यवसाय ने कहीं से मशीन खरीदा। क्या खरीदा? मशीन खरीदा। अब आप लोग मुझे बताइए, यदि यहाँ व्यवसाय ने क्या खरीदा? मशीन खरीदा। तो मशीन खरीदने के लिए क्या व्यवसाय पैसा दिया होगा? जिससे मशीन खरीदा होगा, जिस व्यक्ति से मशीन खरीदा होगा, इस व्यक्ति को व्यवसाय ने क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। अब मुझे बताइए आप लोग कि ये मशीन हम क्यों खरीदेंगे? ताकि भविष्य में हम इस मशीन के माध्यम से लाभ कमा सके, है कि नहीं है? तो इसमें जो हम व्यय कर रहे हैं अभी, वही हमारा क्या कहलाएगा? खर्च कहलाएगा। और ये जो खर्च होता है हम दो प्रकार से करते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। यदि इसी व्यय को हम शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और इसी व्यय को यदि हम लंबे समय के लिए करेंगे तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहेगा इतना। जैसे मशीनों का क्रय करना, जमीनों का क्रय करना, बिल्डिंग का क्रय करना, फर्नीचर का क्रय करना, ये सब क्या है? क्योंकि ये सब हम लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं और इसमें मोटगांव पैसा लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहेगा। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर कैसे एक दूसरे से भिन्न है, समझ में आया? आगे क्या है चला सब? क्रय। क्रय का मतलब होता है कि व्यवसाय अपने माल को जो खरीदता है, यानी माल खरीदने को, व्यवसाय के द्वारा गुड्स परचेज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। माल खरीदने को ही क्या बोलते हैं? क्रय बोला जाता है। जैसे व्यवसाय, यहाँ पे देखिए अच्छा से, ये व्यवसाय है और ये कपड़े का व्यवसाय करता है। किसका? कपड़े का। ये यदि किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से कपड़ा खरीद रहा है, ठीक है, तो कपड़ा खरीद रहा है किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से, तो इसके द्वारा कपड़ा खरीदना क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परचेज। और यदि यही कपड़ा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को व्यवसाय बेचेगा, तो माल को यदि बेचेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। परचेज एक प्रकार का खर्चा होता है और सेल्स एक प्रकार का इनकम होता है। हम लोग आगे देखेंगे और ध्यान रहेगा इतना। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स हो गया। अब होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक। अब थोड़ा इसको अच्छा से देखिए, स्टॉक क्या होता है? बहुत बार सुने होंगे आप लोग नाम। देखिए स्टॉक का मतलब क्या होता है। जैसे इसको थोड़ा मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए थोड़ा देखिए इधर।
स्टॉक का मतलब क्या होता है, थोड़ा देखिए थोड़ा एग्जाम्पल में समझते हैं। ये हमारा कोई व्यवसाय, क्या है चला सब, व्यवसाय। ये व्यवसाय, अब मान के चलिए कपड़ा का कितना एग्जाम्पल ले, कपड़े का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार और। चलिए, ये व्यवसाय कपड़ा का व्यवसाय करता है, ठीक है। तो कपड़ा इसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। क्या कहलाएगा, गुड्स। और ये किस प्रकार का व्यवसाय करता है, कपड़ा बनाता नहीं है, कपड़ा किसी दूसरे संस्थान से खरीदता है और इसी को कस्टमर को कपड़ा को बेचता है। किसको बेचता है, कस्टमर को बाजार में इसी कपड़ा को ये बेचता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अच्छा है समझिए कि मान के चलिए व्यवसाय ने कपड़ा बेचने के लिए गर्मी के सीजन में गर्मी का कपड़ा 5 लाख रुपए का लाया था। कितना लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। कितना लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। अब क्या हुआ कि एक साल में व्यवसाय ने इस 5 लाख में से, इस 5 लाख जो कपड़ा लाया था 5 लाख का, उस 5 लाख में से 4 लाख का कपड़ा तो कस्टमर को बेच दिया। कितना कपड़ा बेच दिया, 4 लाख का कपड़ा तो कस्टमर को बेच दिया। लेकिन व्यवसाय के पास 1 लाख का कपड़ा बच गया। कितना कपड़ा बच गया, 1 लाख का कपड़ा बच गया। 1 लाख का कपड़ा बच गया जो नहीं बिका। तो व्यवसाय के पास बिना बिका हुआ माल, यानी व्यवसाय के पास एक लेखांकन अवधि में बिना बिका हुआ माल यदि व्यवसाय के पास रह जाती है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक। और चूंकि ये जो माल व्यवसाय के पास रह जाता है वर्ष के अंत में रह जाता है, इसीलिए इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रहेगा इतना, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रहेगा। तो स्टॉक का मतलब क्या हुआ, व्यवसाय के पास एक निश्चित अवधि में बिना बिका हुआ माल व्यवसाय के पास जो रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है। तो यहाँ पे व्यवसाय के पास कितना का स्टॉक बचा हुआ है, 1 लाख रुपए का। अवधि तो आप समझ गए ना, प्रत्येक व्यवसाय का अपना अपना लेखांकन अवधि होता है। जैसे किसी व्यवसाय का लेखांकन अवधि 1 वर्ष के लिए होता है, किसी का 6 महीने के लिए, किसी का 3 महीने के लिए, जनरली का 1 साल के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए। और इनका जो लेखांकन अवधि का समय होता है, किसी किसी का जनवरी से दिसंबर तक होता है और किसी किसी का अप्रैल से मार्च तक होता है। ज्यादातर व्यवसायियों का जो लेखांकन अवधि होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो होता है अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है। तो इसके बीच में यदि किसी व्यवसाय के पास बिना बिका हुआ माल रह जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक भी समझ गए। अब थोड़ा समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, चलिए ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। थोड़ा इसी का और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा व्यवसाय है, थोड़ा हम अब व्यवसाय चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा व्यवसाय है चला सब, अब ये व्यवसाय है जूता का व्यवसाय। किसका व्यवसाय, जूता का व्यवसाय। ठीक है, अब ये व्यवसाय किसका बन गया, जूता का व्यवसाय बन गया। ये हमारा जूता का व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय के पास देखिएगा, व्यवसाय जूता का व्यवसाय है और प्रत्येक व्यवसाय का कोई ना कोई मालिक तो जरूर रहता है। खास करके ये 11th क्लास में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका तो एक ही गो मालिक होता है। अब आप लोग अच्छा है समझिए, ये व्यवसाय का मालिक है, ऑनर ऑफ द बिजनेस। क्या है, ऑनर। व्यवसाय का, किस व्यवसाय का, इस व्यवसाय का ये ऑनर है। अब चूंकि ये व्यवसाय जूते का व्यवसाय है, तो अब इसने क्या किया, जूता लाया था सारा बेचने के लिए, लेकिन इसको एक जूता व्यवसाय को मालिक को बहुत पसंद आ गया, जिसका कीमत था 5,000 रुपया। कितना कीमत था, 5,000 रुपये। अब व्यवसाय का मालिक ने क्या किया कि ये अपने व्यवसाय से 5,000 का जूता निकाला और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग में ले आया, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उपयोग में ले आया। तो व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय के पास कुछ भी धन के रूप में, व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय
के मालिक के द्वारा व्यवसाय से कुछ भी धन के रूप में अपने निजी प्रयोग के लिए यदि उपयोग में लाया जाता है कोई भी वस्तु, चाहे वो वस्तु कोई भी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी प्रकार का संपत्ति हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं चेला सब? ड्रॉइंग, आहरण। और जो हमारा आहरण होता है वो व्यवसाय की पूंजी को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी ऑनर्स के कैपिटल को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इस संदर्भ में मालिक के द्वारा व्यवसाय का जो वस्तु है, या तो वस्तु है, चाहे वो वस्तु कैश के रूप में हो, चाहे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो उस वस्तु को यदि अपने निजी प्रयोग के लिए उपयोग में ला रहा है तो इससे उसका पूंजी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या था? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ कि जब व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय से कुछ भी, चाहे वो धन हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी, चाहे किसी प्रकार का संपत्ति ही क्यों ना हो, अपने निजी प्रयोग के लिए उपयोग में लाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ध्यान रहेगा ड्रॉइंग किसे बोलते हैं? ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? ध्यान रहेगा ना? चलो, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थोड़ा आगे हम लोग और देखते हैं। अब हम लोगों का जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक आएगा लास्ट, डेटर और क्रेडिटर। क्या है चला सब? डेटर और क्रेडिटर। चलिए थोड़ा इसको भी अच्छा से देखते हैं, डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। ये हमारा कोई व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय है, मान के चलिए जूता का ही व्यवसाय। किसका व्यवसाय है? जूता का ही व्यवसाय। और ये व्यवसाय क्या करता है? जूता बनाता नहीं है, कहीं से बाहर से जूता लाता है, बाहर से जूता लाता है और उसी जूता को क्या कर देता है? मार्केट में बेच देता है। क्या करता है? मार्केट में बेच देता है। इस प्रकार से ये अपना व्यवसाय कर रहा है। इस प्रकार से अपना क्या कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है। क्या किया यहाँ पर? ये कहीं से जूता लाया, यहां से जूता लाया, ठीक है, और यहाँ पे बाजार में आकर के जूता को बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग अच्छा है समझिए, जब व्यवसाय किसी व्यक्ति, या ये जो है कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, जब व्यवसाय क्या कर रहा है, मान के चलिए ये इससे जूता ले रहा है तो सब दिन जूता लेगा, जब भी इसको जूता बेचना होगा, तो ये क्या किया है? इसके ऊपर एक भरोसा बन गया है, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा बन गया है और भरोसा भी बन गया है। अब ये क्या कर रहा है? जूता ले रहा है तो कभी कभार क्या कर रहा है? ये जूता उधारी ही ले रहा है, क्रेडिट पे ही ले रहा है। जैसे व्यवसाय ने क्या किया कि 5 लाख रुपए का जूता ले लिया। कितना का जूता? 5 लाख रुपए का। बोला कि भैया हम आपको कुछ दिन बाद पैसा वापस कर देंगे। ये भी बोला कि कोई बात नहीं, आप तो लगातार मेरा कस्टमर है, 10-10 लाख का माल एक बार में ले जाते हैं, ले जाइए, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए, व्यवसाय यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे व्यवसाय अपना उधार माल खरीद रहा है। क्या कर रहा है? उधार माल खरीद रहा है। क्या कर रहा है? उधार माल खरीद रहा है। तो व्यवसाय के द्वारा उधार माल जिस व्यक्ति या जिस संस्था से खरीदा जा रहा है, उसी व्यक्ति या उसी संस्था को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं चला सब? क्रेडिटर। यानी अब मुझे बताइए, 5 लाख रुपया जो व्यवसाय यहाँ पे उधार माल इससे खरीदा है, क्या व्यवसाय को आज न कल इस व्यक्ति या संस्था को पैसा वापस करना पड़ेगा? तो वापस करना पड़ेगा। तो व्यवसाय के ऊपर ये एक प्रकार का बोझ है ना, और इसी बोझ को हम लोग क्या बोले थे? लायबिलिटीज। क्या बोले थे? लायबिलिटीज। तो हमारा क्रेडिटर एक प्रकार का किसका प्रकार है? लायबिलिटीज का प्रकार है। ठीक है, और व्यवसाय के द्वारा जिस व्यक्ति या जिस संस्था से उधार माल खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं चला सब? क्रेडिटर। और क्रेडिटर व्यवसाय के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, दूसरा संदर्भ देखिए, कभी कभार आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कस्टमर्स आपके दुकान से लगातार वस्तु ले जाते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर के ऊपर आपका भरोसा, आप विश्वास करने लगते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी सभी के पास तो हर समय पैसा होता नहीं है, और आवश्यकता कब आन पड़ेगी ये तो कोई समझ नहीं सकता है कि कब किसके पास कौन सी आवश्यकता आ पड़ेगी। और आवश्यकता कभी भी परिस्थिति देख करके नहीं आती है कि आपके पास पैसा है या नहीं है ना। तो कभी कभी कब देखिएगा कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो किसी एक ही दुकान से अपना वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, अपना वस्तु खरीदते हैं तो उस दुकानदार और उस व्यक्ति के बीच में एक विश्वास का संबंध बन जाता है। अब क्या होता है कि व्यवसाय, चूंकि व्यवसाय है तो इसको नगद और उधार दोनों माल बेचना पड़ेगा। इसमें से एगो कस्टमर है जिसका नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन।
मोहन नाम का एक कस्टमर है, ये व्यवसायी के पास गया और बोला कि भैया हमको 1 लाख का माल चाहिए, यानी 1 लाख रुपए की हमको जूता चाहिए। अब 1 लाख रुपए की जूता ये लेके क्या करेगा, इसका फैमिली बड़ा और इसके परिवार में क्या था चला, शादी का माहौल था। कौन सा माहौल था, शादी का। तो अपने परिवार वालों सभी के लिए 1 लाख का जूता ले रहा है और बोलता है कि हम आपको पैसा कुछ दिन बाद दे देंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, व्यवसाय के लिए जूता क्या है, उसका गुड्स है, और यहाँ पे मोहन को व्यवसाय माल उधार बेच रहा है कि मोहन से माल खरीद रहा है। यहाँ पे अब इसलिए व्यवसाय क्या कर रहा है, मोहन को उधार माल बेच रहा है, कितना का, 1 लाख रुपये का। अब आप लोग यहाँ पे अच्छा है समझिए, व्यवसाय के द्वारा जिस व्यक्ति या जिस संस्था को उधार माल बेचा जाता है, जिस व्यक्ति या जिस संस्था को उधार माल बेचा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। और चूंकि ये डेटर कुछ दिन बाद इससे 1 लाख रुपया लेना है, तो ये व्यवसाय के लिए क्या हो जाता है, संपत्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, संपत्ति, एसेट माना जाता है। तो डेटर व्यवसाय के लिए एसेट और वही क्रेडिटर व्यवसाय के लिए लायबिलिटीज। अब मुझे बताइए, व्यवसाय यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था को उधार माल बेचता है तो उसे डेटर बोलेंगे या क्रेडिटर, डेटर। व्यवसाय के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी संस्था से उधार माल खरीदा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर व्यवसाय के लिए लायबिलिटीज होती है, देनदारियां होती है, वहीं पे डेटर व्यवसाय के लिए एसेट होता है। क्या होता है, एसेट होता है। क्योंकि जो क्रेडिटर होते हैं उनको व्यवसाय को आज न कल पैसा वापस करना पड़ता है, और जो डेटर होते हैं उनसे व्यवसाय को आज न कल पैसा लेना रहता है। इसीलिए दोनों शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक संपत्ति है व्यवसाय के लिए, तो एगो क्या है, लायबिलिटीज है। ध्यान रहेगा। तो डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये सारा टॉपिक मुझे लग रहा है कि समझ में आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कभी भी देखिएगा तो पूरा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आधा स्किप करके मत देखिएगा, 2 के स्पीड पे मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग पहला बार पढ़ रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है पढ़ने का, वो उसका एकेडमिक होता है। कौन होता है, एकेडमिक का समय होता है। यदि आपने यहाँ पे अच्छा अपना समय दे दिया तो समझिए कि आगे जो आप लोग कोर्स करेंगे कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसीलिए अच्छा से पढ़िएगा। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। चलिए।